नमस्ते दोस्तों। आज से फिर हम अपनी इस ऑनलाइन क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 13 नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक की बात करेंगे। तो आज इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के माध्यम से हम चैप्टर नंबर 13 शुरू करेंगे। आप सभी जानते हो कि हमने चैप्टर 10, 11, 12 और चैप्टर नंबर 16 ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ पोर्शन थे वो मैंने आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट करवा दिए थे। अपना चैप्टर नंबर 13 जो बच रहा था उसका आज अध्ययन हम आज से शुरू करेंगे। चैप्टर अच्छा है। नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह में जो मेन कंपाउंड हम पढ़ेंगे वो एमीन पढ़ेंगे। तो बिना टाइम खराब किए हुए क्लास शुरू करते हैं। स्क्रीन पे यहाँ साइड में कुछ चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, उस पर विशेष गौर कर लेना। इस बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 13 नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक। क्या लिखा है? नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक। तो नाइट्रोजन युक्त कौन कौन से क्रियात्मक समूह जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, हम पहले उसकी बात करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो कुछ कंपाउंड में लिख रहा हूँ, पहले केवल नाम लिखूंगा, फिर हम उसके फॉर्मूले लिखेंगे। जैसे एक कंपाउंड का नाम आपने सुना होगा जिसको हम बोलते हैं साइनाइड। एक कंपाउंड और आता है इसी का भाई आइसोसाइनाइड। एक आपने नाम सुना होगा नाइट्रो। एक आता है आपका नाइट्राइटो या नाइट्राइड बोल देते हैं। इसके बाद यहाँ लिख देता हूँ, एक हम लिखते हैं प्राथमिक एमीन, या मुख्यतः एमीन शब्द का यूज हम इसी के लिए करेंगे, एमीन या प्राथमिक एमीन। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है आपका द्वितीयक या सेकेंडरी एमीन। फिर यहाँ मैं लिख रहा हूँ तृतीयक एमीन। और एक शब्द और ले लेते हैं यहाँ पे आपके लिए, डाई एजो लवण। तो ये जो मैंने क्रियात्मक समूह लिखे हैं इनकी बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? साइनाइड। किसकी बात की है? साइनाइड की। तो साइनाइड का जो फॉर्मूला होता है वो आप लिखते हो CN। तो C कंडीशन होती है ट्रिपल बॉन्ड, और ये इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? C ट्रिपल बॉन्ड N, और ये वैलेंसी। तो CN शॉर्ट में चाहो तो आप लिख सकते हो CN। इसको हम क्या बोलेंगे? साइनाइड। आइसोसाइनाइड जस्ट इसका उल्टा, बंद कौन बनाए? N। तो इसके स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगी N डबल बॉन्ड C, और यहाँ नाइट्रोजन अपना एक लोन पे किसको दे रहा है? कार्बन को। तो ये किसके स्ट्रक्चर हो गई? आइसोसाइनाइड। चाहो तो आप इसको NC लिख सकते हो सीधा। अब हम बात करें नाइट्रो। नाइट्रो को नॉर्मली NO2 लिखते हो, लेकिन इसको हम समझते हैं वैलेंसी, फिर N, यहाँ डबल बॉन्ड O, और यहाँ O। इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रो। लेकिन इसी कंपाउंड में यदि ऑक्सीजन बंद बनाए, ON डबल बॉन्ड O, तब इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्राइट या नाइट्राइटो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, साइनाइड शब्द हम किसके लिए प्रयोग करेंगे? CN के लिए। ये तो मैंने स्ट्रक्चर बता दी है, आप तो डायरेक्ट लिखना सीख लेना। साइनाइड का मतलब CN, आइसोसाइनाइड का मतलब NC, नाइट्रो का मतलब NO2, नाइट्राइट ONO। NO2 को ही कहा जाता है जब ऑक्सीजन बंद बनाया गया तो नाइट्राइट, N बंद बनाया तो नाइट्रो। अब प्राथमिक एमीन की बात है तो वैलेंसी NH2। क्या कहोगे? प्राथमिक एमीन। द्वितीयक एमीन का मतलब वैलेंसी NH वैलेंसी, और तृतीयक एमीन का मतलब ये कंडीशन। फिर से रिपीट कर दूँ,
यदि NH2 के साथ एक एल्किल समूह जुड़ा है, एक एल्किल समूह जुड़ा तो प्राथमिक एमीन, अगर 2 समूह जोड़ेंगे तो द्वितीयक एमीन, और 3 समूह जुड़े तो तृतीयक एमीन। यहाँ से आगे बात करें डाई एजो लवण, क्या लिखा है डाई एजो लवण, तो इसकी स्ट्रक्चर होती है N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर कोई रेनाइन जुड़ा होगा, क्या जुड़ेगा यहाँ पे रेनाइन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या और भी कोई रेनाइन हो सकता है, उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है X से। तो फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि हमने चैप्टर स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 13। चैप्टर 13 का नाम है नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक, और इनमें से कुछ समूह हम पढ़ेंगे चैप्टर में डिटेल से, बिल्कुल नाम और फॉर्मूला कंसेप्टली अपनी अंगुलियों पर बोलते टिप्स पर हमें याद होना चाहिए। साइनाइड Cl, आइसोसाइनाइड NC, नाइट्रो NO2, नाइट्राइट ONO, प्राथमिक एमीन वैलेंसी NH2, द्वितीयक एमीन NH के दोनों और वैलेंसी, तृतीयक एमीन तीनों तरफ वैलेंसी, मतलब 3 वैलेंसी, और डाई एजो लवण, डाई एजो लवण N डबल बॉन्ड N, और साथ में क्या जुड़ा होता है X, X का मतलब यहाँ पर कोई रेनाइन होगा। तो ये नाइट्रोजन के कुछ क्रियात्मक समूह वाले कंपाउंड हैं जिनकी हमने बात की है, तो आपने नोट कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट हो गया, बिल्कुल माइंड में एकदम छप जानी चाहिए बात कि कहीं किंतु परंतु वाली कोई बात ना हो। अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर में जो सबसे मुख्य क्रियात्मक समूह जिसकी हम बात करेंगे वो कौन सा होगा आपका एमीन। किसकी बात करेंगे एमीन। तो प्राथमिक एमीन है, अगर नॉर्मल एमीन भी शब्द का यूज करें तो इसी के लिए होगा। और एमीन जब बोले तो माइंड में बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए, वैलेंसी NH2 को हम क्या बोलेंगे एमीन। अब देखो हम बात करते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले जो चैप्टर जो हम लिख रहे हैं, आज का जो टॉपिक अपना होता है इस चैप्टर में क्या लिखा है एमीन, इंग्लिश में लिख दिया एमीन। सबसे पहले हम बात करते हैं एमीन किसे कहते हैं। आप सब अमोनिया का फॉर्मूला जानते हो, तो अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न को हम एमीन कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं चाहे तो कि सिंपल सी लैंग्वेज में अमोनिया के एल्किल या एरिल, अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न को क्या कहते हैं हम एमीन कहते हैं। अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न को हम क्या कहते हैं अमोनिया कहते हैं। यहाँ से मैं कुछ चीज़ें आपको समझा दूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियरली याद हो जाए। जैसे आप सब जानते हो कि अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH3। अब क्या है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है और 3 हाइड्रोजन जोड़े हैं। अब हमें या तो एल्किल जोड़ दें या एरिल जोड़ दें। अब कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं कि एल्किल को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो R वैलेंसी से, और एरिल को AR वैलेंसी से। जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास ले रहे हैं उनको तो ये सब पता है, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है जो आज से ही क्लास ज्वाइन स्टार्ट किया है, बार बार शब्द आएगा एल्किल। तो एल्किल का मतलब होता है R वैलेंसी और एरिल का मतलब AR। अब एल्किल क्या होता है आपने नाम सुना होगा, एथिल मेथिल प्रोपिल आइसोप्रोपिल एन ब्यूटिल, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं एल्किल कहा जाता है। एरिल का मतलब होता है बेंजीन वाले, जैसे आपने नाम सुना फेनिल बेंजिल, वो आता है आपके एरिल में। तो R शब्द का मतलब मुख्यतः आपको यही याद रखना है, एथिल मेथिल प्रोपिल, ये जो शब्द लिखते हैं उनके स्थान पर हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं R शब्द लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, अमोनिया से कितने H 3, तो यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन को तो बाहर निकाल दिया और उस हाइड्रोजन को बाहर हटा के
उसके स्थान पर एक क्या जोड़ दो, आर। तो सीधी सी बात है, जब यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर जाएगा तो हाइड्रोजन कितने रह जाएंगे, 2, और हाइड्रोजन जैसे ही बाहर जाएगा इस नाइट्रोजन की एक वैलेंसी शेष रह जाएगी, वहाँ क्या जोड़ देंगे, आर। तो क्या बन जाएगा आपका RnH2। इस RnH2 को हम क्या बोलते हैं, एमीन। फिर हमने वापस क्या किया, फिर से इसमें से एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दिया और एक एल्किल और जोड़ दो। तो जैसे ही हम यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएंगे वहाँ पर एक एल्किल जुड़ जाएगा, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, RnHR। ये कंडीशन आ गई। अब मैंने क्या किया, यहाँ से फिर से एक हाइड्रोजन को मैंने यहाँ से हटा दिया। क्या लिख रहा हूँ, यहाँ से एक हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया और उसके स्थान पे क्या जोड़ दिया, R। क्या जोड़ दिया, R। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन बाहर चला गया और उसके स्थान पे आपने जोड़ दिया R। तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा, RnR, ये R, ये बन गया। अब यहाँ से आप कुछ शब्द समझो कि NH3 को क्या नाम दिया मैंने, अमोनिया। अमोनिया से, अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न को जो आप अमोनिया से आपने हाइड्रोजन हटाया और R जोड़ दिया, तो इस कंपाउंड को क्या बोलोगे, एमीन। और ये एमीन में एक ही R जुड़ा है, तो इसको हम बोलते हैं प्राथमिक एमीन। मतलब NH2R, NH2 को हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक एमीन। अब यहाँ से एक H हटा के हमने एक R और जोड़ दिया, तो R कितने हो गए, 2। तो इसके लिए जो शब्द हम काम में लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक एमीन। क्या बोलते हैं, द्वितीयक एमीन। और यहाँ पर 3 R जुड़ गए, तो इसके लिए नॉर्मली शब्द आप क्या लेते हो, तृतीयक एमीन। तो ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपकी कि प्राथमिक एमीन का मतलब RnH2, द्वितीयक एमीन का मतलब NH, दोनों तरफ R, तृतीयक एमीन का मतलब N, और कितने R, 3 R। तो ये प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन, इन सब का निर्माण हमने किससे किया, अमोनिया से। इस कारण बोलते हैं अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न को हम एमीन कहते हैं। अब यहाँ से मैं एक चीज़ और बताऊँ, आपने NH4+ का नाम और सुना होगा, NH4+, अमोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमोनियम। अमोनियम, तो ध्यान रखना कि अगर 4R जुड़ा हो तो उसके लिए हम शब्द जो यूज करते हैं वो क्या होता है, अमोनियम। देखो बोर्ड पे कैसे लिखते हैं हम इसको, तो यहीं लिख लेते हैं कि अमोनियम लवण। तो ये रिप्रेजेंट करने के जैसे ये N, इस N से कितने हाइड्रोजन जोड़ दिए, 4। अब नाइट्रोजन ना, नाइट्रोजन पे जब भी 4 हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो ऊपर एक प्लस का आ जाएगा। इस प्लस को बराबर करने के लिए कोई ना कोई एक माइनस का जुड़ा होता है, जैसे मैंने यहाँ पे जोड़ दिया X-। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं अमोनियम लवण। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से चारों हाइड्रोजन को हटा के 4 एल्किल समूह जोड़ दूँ, तो अपना जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, देखो R, ये तो अलग है पूरा, देखो N, R, R, R और R, ये हो गया। अब नाइट्रोजन के साथ जब भी 4 समूह जुड़ेंगे तो किसका निशान आ गया, प्लस का, माइनस के लिए इसको क्या बोलेंगे, 4 है तो चतुष्क अमोनियम लवण। 4 जुड़ गए तो नॉर्मली शब्द हम लेते हैं चतुष्क अमोनियम लवण, या 4 है तो टेट्रा एल्किल अमोनियम लवण। ज़्यादा कंफर्टेबल शब्द क्या रहेगा, टेट्रा एल्किल अमोनियम लवण बोलते हैं। ध्यान रखना, अमोनियम शब्द आता है, क्या शब्द आता है, अमोनियम। तो अमोनियम शब्द जब आता है तो कितने जुड़े होंगे, 4 जुड़े होंगे अमोनियम के साथ, कितने, 4। तो जब भी आ जाए कि या इसी को हम चतुष्क अमोनियम लवण भी बोल दिया करते हैं। तो ये बात थी किसकी, अमोनिया की। एमीन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एमीन क्या होगा, अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न को हम एमीन कहते हैं, जो प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। और अगर अमोनियम लवण आए, जैसे एग्जाम्पल मैंने समझा दिया, टेट्रा एल्किल अमोनियम, अब जो R जुड़ा उसका नाम लिखोगे उस कंपाउंड का आसानी से नाम हो जाएगा। तो
फिर से रिपीट वही बात कि जो स्टूडेंट नए हैं उन्होंने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल वाले आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें। और अपने जितने भी साथी हैं उनको पास इस वीडियो का ये लिंक है वो ज़रूर शेयर कर दें, जिससे वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ सके। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक ही बात कहते हैं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आती है लेकिन याद नहीं होती। इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको यहाँ पर याद भी होगी। बस इतना सा अंतर है कि आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा उसको। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इसका। अब हम आगे बात करें एमीन के प्रकार। तो एमीन की एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, एमीन जब शब्द आ जाए तो माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए NH2, और द्वितीय एमीन आए तब NH, और तृतीय एमीन आए तो N और उसके तीनों ओर R। तो ये कंडीशन बिल्कुल माइंड में छप जानी चाहिए। इसके बाद अपना अगला टॉपिक इसमें देते हैं एमीन के प्रकार। किसकी बात करें? एमीन के प्रकार की। तो यहाँ से इतनी कोई विशेष बात नहीं है, फिर भी मैं एक बार शब्द लिख देता हूँ कि जिससे अपना शॉर्टली कुछ बात हो जाए कि क्या लिखा है एमीन। तो एमीन को अपनी बुक के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? बुक के अकॉर्डिंग हमने इस एमीन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक एमीन को हमने नाम दिया था एल्किल एमीन, और दूसरे एमीन को बुक में जो नाम दिया गया उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ आपका एरिल एमीन, या जिसके लिए हम शब्द बोलते हैं एरोमेटिक एमीन, ज़्यादा बोलते थे एरोमेटिक एमीन। क्या लिखा है? एरोमेटिक एमीन। तो एमीन में एक नंबर एल्किल एमीन, दूसरा दे दिया एरोमेटिक एमीन। अब इस एरोमेटिक एमीन को भी हमने क्या किया, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक में तो लिख दिया आपका एरिल एमीन, और दूसरे में लिखा हमने एरिल एल्किल एमीन। तो फिर से हम बात कर लेते हैं कि एमीन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। फर्स्ट वाली बात की थी हमने एल्किल एमीन, दूसरा एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एरिल एमीन और एरिल एल्किल एमीन। अब बेटा एल्किल एमीन की जब एग्जांपल की बात करें तो इसमें तो कोई विशेष बात है नहीं है। इनको एल्किल एमीन को तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? RNH2, या सीधा सा एग्जांपल लिखना चाहें जैसे आपने लिखा हो CH3NH2, मैथिल एमीन C2H5NH2, एथिल एमीन CH3NH डाई मैथिल एमीन। अभी मैं इन एमीन का नामकरण सिखाऊंगा। तो ये जो एल्किल समूह जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो? केवल एल्किल समूह जुड़ा है तो उसके लिए हमने क्या नाम ले लिया? एल्किल एमीन। अब यहाँ से काफ़ी बच्चे जो पढ़ेंगे उनकी कन्फ्यूजन आएगा एरिल। क्या आएगा? एरिल। सबसे पहले आपको एक बात के लिए समझा दूँ कि आप सब जानते हो C6H6 क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन। C6H6 को क्या बोलते हैं? बेंजीन। और आप इस बेंजीन की स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाते होंगे, क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन। C6H6 इसको लिखने का तरीका ये है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ से जुड़ नहीं सकता, क्योंकि कोई भी कंपाउंड तभी किसी और के साथ जुड़ेगा तब उसकी वैलेंसी फ्री हो। तब मैंने क्या किया, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिया। जैसे ही हम इसका हाइड्रोजन हटाएंगे तो यहाँ से उस वैलेंसी को मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, ये कंडीशन आ गई। अब इस दोनों कंडीशन में तो इसका नाम बेंजीन था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो इसको हम क्या बोल दिया? फेनिल। क्या बोलते हैं इसको? फेनिल। और इस फेनिल को अगर फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहो तो C6H5 की कंडीशन होती है। तो यहाँ से आपके माइंड में क्लियर कर लेना कि ये तो आप किसकी बात कर रहे हो? बेंजीन की। बेंजीन से एक H हटा दिया, बेंजीन से एक H आपने हटा दिया, तब इस कंपाउंड को आप क्या बोलोगे? फेनिल। तो जब बेंजीन वाले जुड़ा हो तब हम क्या बोलते हैं? एरिल। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहें C6H5NH2,
एक C6H5, यहाँ से एक हाइड्रोजन और हटा दिया NH C6H5, एक हाइड्रोजन और हटा दें C6H5N C6H5 C6H5, फेनिलएमीन, डाइफेनिलएमीन, ट्राइफेनिलएमीन। तो C6H5 को नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? फेनिल। तो क्या बोल सकते हैं? फेनिल एमीन। मैंने कहा कि अब केवल अभी हम नॉर्मली प्रकार की बात करें, नामकरण में इनका कंपाउंड का नामकरण अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। अब देखो, एरिल भी है, एल्किल भी और एमीन भी, मतलब बेंजीन वाले होगा, उसके साथ एल्किल समूह जुड़ा होगा, फिर एमीन होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका ये आता है C6H5 CH2NH2, C6H5 CH2NH2। इस कंपाउंड का क्या नाम होता है? रट लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये, बेंजिलएमीन। लेकिन अभी मैं आपको इसका नामकरण कैसे करना है वो सिखा दूंगा। तो ये तो गया एरिल, ये हिस्सा हो जाता है बेंजिल के रूप में, और ये एमीन, तो बेंजिल एमीन बोलते हैं इसको। तो ये एक एमीन का सिंपल सा दे रखा था बुक में प्रकार, तो एल्किल एमीन, एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन को फिर से आपने दो हिस्सों में डिवाइड की दिया, एरिल एमीन और एरिल एल्किल एमीन। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसके मेन टॉपिक एमीन का नामकरण, एमीन का नामकरण में विशेष बात आपको याद रखनी है कि साधारण और आईपीएससी नाम में दोनों आपको एक साथ समझाऊंगा, जिससे इजीली आपको समझ में आ जाए। तो अब इसको मिटा देते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इस एमीन के नामकरण की हम बात करते हैं, और नामकरण में कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से समझना है, क्योंकि इसका अगर पहला वीडियो ही हमें, ये जो फर्स्ट क्लास ही हमें अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगी तो आगे तो प्रॉब्लम आनी है। तो सबसे पहले मैं आपका यहाँ लिख रहा हूँ, हेडिंग के रूप में बात कर रहे हैं यहाँ पे, एमीन का नामकरण। क्या लिखा है? एमीन का नामकरण। और इसके कुछ कंपाउंड है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। देखो, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कंपाउंड में, क्योंकि पूरी स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी हमें। पहला कंपाउंड सबसे सिंपल लिखा है CH3NH2। दूसरा कंपाउंड CH3CH2NH2। तीसरा एग्जाम्पल है CH3CH2CH2NH2। नंबर 4 ले, CH3CH3NH2। क्या लिखा? CH3CH3NH2। इसके बाद एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, H2N CH2 6NH2। एक बार इन 5 का नामकरण ले लेते हैं, फिर हम ओ नामकरण इनका ले लेंगे यहाँ से। तो ये 5 कंपाउंड लिखे, 5 कंपाउंड में इसके बाद में लिखूंगा जिनका हमें नाम सीखना है। अब देखो, जो स्टूडेंट रेगुलर समझ रहे थे उनको आर का मान जब तक आ जाएगा तब तक साधारण नामकरण में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर को बोलते हैं एल्किल, तो एथिल, मेथिल, प्रोपिल, एन प्रोपिल, इनके नाम हमें आने चाहिए, नहीं तो कन्फ्यूजन होता है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करें, साधारण नामकरण लिखेंगे हम यहाँ पे। कौन सा नाम? साधारण नाम। और आगे हम लिखेंगे आईपीएससी नामकरण। तो सबसे पहले इस चीज़ को हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या लिखा मैंने वहाँ पे बोर्ड के ऊपर, CH3। चलो यहाँ 2 लिख देता हूँ। CH3 को आप क्या बोलते हो? मेथिल बोलते हो। और एमीन का जब नामकरण किया जाता है, साधारण नामकरण, तो एमीन को एमीन ही लिखा जाता है। तो इसका साधारण नाम में हम इसको क्या लिखेंगे? CH3 को आप सब जानते हो मेथिल बोलते हो, और NH2 को एमीन, तो नाम हो गया मेथिल एमीन। अब आप सब जानते हो कि जो CH3CH2 है, इसको आप क्या बोलते हो? एथिल बोलते हो, और एमीन का एमीन, तो एथिल एमीन। अब यहाँ पर गौर देने लायक बात है, 3 कार्बन की सीधी श्रृंखला है। 3 कार्बन के लिए हम प्रोपिल लेते हैं, और जब 3 कार्बन की सीधी श्रृंखला होती है तो नाम के आगे हम लगा देते हैं
प्रोपिल एमीन। क्या लिख दिया? एन प्रोपिल एमीन। अब देखो 1 2 3 3 कार्बन की सीधी श्रृंखला है, लेकिन मैंने एक तरीका बता रखा था आपको पहले की भी क्लास में, अंतिम से पहले वाले कार्बन पे एक CH3 जुड़ा हो तब हम आइसो शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका? आइसो। तो 3 कार्बन है तो इसके लिए हम जो शब्द काम में लेंगे वो लेंगे आइसो प्रोपिल एमीन। आइसोप्रोपिल एमीन। अब यहाँ पर देखो ये कंपाउंड के अलग ही उठा लिया हमने, नामकरण के लिए बुक में दे रखा था। CH2 है, कितने जुड़े हुए? 6, दोनों तरफ NH2। देखो अलग है तो थोड़ा सा तरीका भी अलग है। आप सबको मैंने बता रखा था कि CH4 को आप बोलते हो मेथेन, CH3 को हम बोलते हैं मेथिल। याद करने के लिए बता रहा हूँ, कोई लॉजिक नहीं यहाँ पे। और CH2 के जब दोनों तरफ वैलेंसी हो तो याद कर लेना, इसको हम नॉर्मली क्या बोलेंगे? मैथिलीन। क्या शब्द यूज करेंगे? मैथिलीन। देखो CH2 है, अब CH2 कितने? 6। अब 6 के लिए तो आप जानते हो हेक्सा शब्द का प्रयोग करेंगे, हेक्सा। तो याद कर लेना CH2 को क्या बोलते हैं हम? मैथिलीन। CH2 के दोनों तरफ जब वैलेंसी होगी तो क्या शब्द बोलेंगे? मैथिलीन। तो इसका अगर हम नाम लिखेंगे तो क्या नाम लिखेंगे यहाँ पे? देखो कितने? 6। तो 6 के लिए मैंने शब्द लगा दिया हेक्सा, और CH2 के लिए क्या लिख दिया? मैथिलीन। NH2 को आप क्या बोलते हो बेटा? एमीन। अब कितने एमीन हो गए? 2। तो इसको हम बोलते हैं डाई एमीन। डाई एमीन। तो हेक्सा मेथिलीन कितने एमीन? 2। तो डाई एमीन। तो इसका नाम याद कर लेना, हेक्सा मेथिलीन डाई एमीन। क्योंकि आपका जो बहुलक वाला चैप्टर है, वो बहुलक वाले चैप्टर में कंपाउंड होता है नाइलॉन 6 फिर से रिपीट करो, नाइलॉन 6 उसकी जो एकलक इकाई होती है उसमें से एक एकलक इकाई क्या होती है? हेक्सा मेथिलीन डाई एमीन। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। CH2 को हम बोलते हैं मेथिलीन, कितने? 6। तो हेक्सा, और दोनों तरफ NH2 है तो क्या नाम दे दिया? डाई एमीन। तो हेक्सा मेथिलीन डाई एमीन। और जिन स्टूडेंट को इनके बारे में नहीं पता है, इसके बारे में नहीं पता, इसको नोट कर ले, फिर मैं मिटा रहा हूँ इसको, या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप कि CH4 को मेथेन, CH3 मेथिल, और CH2 है तो मेथिलीन। अब देखो यहाँ पर ये तो हमने लिख लिया। अब हमें इसका क्या लेना? IUPAC नामकरण। बेटा देखो IUPAC नामकरण, यहाँ आपको 2 चीज़ें समझनी है। IUPAC नामकरण के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जब भी आप किसी कंपाउंड का IUPAC नामकरण करेंगे तो इसमें तो देखो साधारण में तो आपने मेथिल, एथिल, एन प्रोपिल, एल्किल माना है, एल्किल। IUPAC नामकरण में एल्किल शब्द नहीं लेते, केवल प्रतिस्थापी होने पर एल्किल लेंगे। नॉर्मली शब्द लेंगे एल्केन। क्या लेंगे? एल्केन। अगर आपको याद रह जाए, यहाँ पर नजर आ रहा तो यहीं मैं लिख देता हूँ, लिखने का तरीका होगा एल्केन, और एल्केन के साथ क्या लिख देना आपको? एमीन। क्या लिखोगे? एल्केन एमीन। अब देखो यहाँ पे कितना कार्बन है? 1। तो एक कार्बन के हिसाब से आप देखो तो एक कार्बन को आप क्या बोलते हो? मैथेन। अब NH2 का जो अनुलग्न होता है IUPAC नामकरण में, जो नाम के पीछे जोड़ते हैं अनुलग्न को, उसको भी हम एमीन ही बोलते हैं। तो या तो लिख दो मैथेनेमीन, एमीन की मात्रा जोड़ दी, मैथेन प्लस एमीन से क्या नाम हो गया? मैथेनेमीन। या नॉर्मली हम इसको अलग अलग ही लिख देते हैं, मैथेन एमीन। जैसा आपकी इच्छा हो आप उसको वैसा लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। चाहे मैथेन एमीन लिख दो या मैथेन एमीन। अब देखो कितने कार्बन है? 2। अब 2 के हिसाब से क्या बनेगा आपका? एथेन, और यहाँ लिख दिया मैंने एथेन एमीन। अब आपको पता है कि 2 कार्बन तक काउंटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। 2 कार्बन तक काउंटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे 3 कार्बन आ जाएंगे हमें काउंटिंग की आवश्यकता हो जाएगी। और ये तो आपने पढ़ा है कि काउंटिंग हम वहाँ से करते हैं जहाँ से आपका ये क्रियात्मक समूह है उसको कम से कम नंबर मिले। समझने की बात है। यहाँ पे देखो बात करें अपने कि ये तो हो गया आपका क्रियात्मक समूह NH2। अब देखो
इसकी काउंटिंग 1 2 3, इधर से अगर मैं काउंटिंग करूँगा तो ये एमीन कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, 3 पे। लेकिन अगर इसी काउंटिंग को मैंने इधर से कर लिया 1 2 3, तो ये 1 नंबर पे आ गया। याद रखना है, काउंटिंग सदैव वहाँ से होगी जहाँ से क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले। अर्थात काउंटिंग हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें जो एमीन है वो कितने नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है, 1 पर। अब देखो कितने कार्बन की श्रृंखला है, 3। तो 3 कार्बन को आप बोलते हो प्रोपेन। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। एमीन कितने नंबर पर, 1 पर। तो नंबरिक बतानी प्रोपेन 1। और एमीन का मैंने बताया क्रियात्मक समूह में अनुलग्न एमीन ही होता है, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन 1 एमीन। प्रोपेन 1 एमीन। अब कुछ किताबों में आपको ऐसा लिखा होगा कि इस 1 को पहले कर दे 1 प्रोपेन और एमीन जोड़ देगा तो प्रोपेनेमीन। 1 प्रोपेनेमीन। दोनों में कोई अंतर नहीं है बेटा, ये भी सही है और ये भी सही है। जो आपको कंफर्टेबल लगे आप वो लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो अगले वाले के नामकरण की बात करें तो हमें यहाँ पर 3 कार्बन की श्रृंखला लेनी है। तो क्या किया, अब यह तो श्रृंखला यहाँ से प्रारंभ हो रही है, यहाँ से आपकी इच्छा वहाँ से ले सकते हो। जैसे मैंने ये श्रृंखला यहाँ से सेलेक्ट कर ली। अब काउंटिंग श्रृंखला के प्रारंभ से होती है, तो या तो काउंटिंग इधर से करो या इधर से। अब आप देख लो दोनों तरफ से जब आप काउंटिंग करोगे 1 2 3 1 2 3, इधर से भी करोगे तो 1 2 3, किधर से भी काउंटिंग करोगे तो ये NH2 है वो आपकी कितने नंबर पे जुड़ा है, 2 नंबर पे। और कार्बन काउंट कर लो कितने, 1 2 3। कार्बन काउंट कर लो कितने, 3 है। तो 3 कार्बन के लिए आप क्या लिखोगे, प्रोपेन। 3 कार्बन के लिए आप क्या लिखोगे, प्रोपेन। आपका जो एमीन है वो कितने नंबर पर है, 2 पे, तो प्रोपेन 2 लिख दिया और एमीन। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेन 2 एमीन। प्रोपेन 2 एमीन, या इसको 2 प्रोपेनेमीन भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर इस पे आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्बन CH2 कितने जुड़े हुए, 6। तो देखो इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, C1 2 3 4 5 6। एक NH2 यहाँ जोड़ दिया, दूसरा NH2 यहाँ जोड़ दिया। अब देखो 6 कार्बन की श्रृंखला है, काउंटिंग किधर से करें बेटा, दोनों तरफ बराबर है। जहाँ से आपकी इच्छा आप काउंटिंग वहाँ से कर सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6। अब काउंटिंग इधर से करो या उधर से, क्योंकि एक एमीन 1 नंबर पे आएगा और दूसरा 6 पर आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। कितने कार्बन हुई, 6 कार्बन को आप सब जानते हो हम क्या बोलते हैं, हेक्सेन। 6 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, हेक्सेन। अब देखो एक एमीन 1 नंबर पर और एक एमीन 6 नंबर पे, तो ऐसा लिखिए हेक्सेन। एक एमीन 1 नंबर पे, दूसरा एमीन 6 नंबर पे। कितने एमीन, 2, तो 2 के लिए डाई और एमीन के लिए एमीन लिख दिया। तो इसका अगर IUPAC नाम लिखोगे CH2 6 और दोनों तरफ NH2, हेक्सामेथिलीन डाइमीन, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, हेक्सेन 1,6 डाई एमीन। क्या नाम होगा, हेक्सेन 1,6 डाई एमीन। तो ये मैंने 5 कंपाउंड लिखे थे जो आपके बुक में दे रखे हैं। उनका साधारण नामकरण हमने कैसे लिखा है वो समझा दिया, और उसके बाद उसका IUPAC नामकरण मैंने कैसे किया है वो लिख दिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में इसके आगे वाले एग्जाम्पल की बात और कर लेते हैं। तो ये तो बेटा यहाँ पर जितने मैंने एग्जाम्पल पढ़े थे ये सब के सब आपके प्राथमिक एमीन के एग्जाम्पल थे। अब हम द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन का साधारण नामकरण और IUPAC नामकरण करते समय कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो उनके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखो भाई हम यहाँ से बात करें, इसके बाद जो एग्जाम्पल की हम कुछ एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ वो
तो 5 एग्जाम्पल हो गए। तो छठा एग्जाम्पल हम यहाँ ले रहे हैं CH3 NHCH3, 7 पे CH3 NHC2H5। बेटा ये वही एग्जाम्पल है जो आपकी बुक के अंदर दे रखे, बुक के अलावा वाला मैंने कोई भी एग्जाम्पल आपको करवाए नहीं है। तो क्योंकि अपना जो बोर्ड का जो पेपर बनता है वो बुक के अकॉर्डिंग ही बनता है। तो ये जो बुक में जो एग्जाम्पल दे रखे थे वो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिए हैं कि जिससे आपके कोई कन्फ्यूजन ना रहे। एक एग्जाम्पल हो गया बेटा। एक एग्जाम्पल इसका और ले लेते हैं। तो ये मैंने आपके एग्जाम्पल लिखे हैं। पहले तो हमें इनका कौन सा नाम लिखना है, साधारण नाम। और साधारण नाम लिखने के पश्चात, साधारण नाम लिखने के पश्चात हम इनके IPSC नामकरण की बात करते हैं। अब यहाँ पर कुछ बातें मेरी विशेष सुन लो, प्रॉब्लम क्या आएगी वो समझा दूँ। पहले एक एल्किल था, कोई प्रॉब्लम नहीं, एल्किल कितने हैं, 2 है। अब वो बात देखो यहाँ से समझो, मैं समझाऊँ। द्वितीय में लिखने का मतलब क्या हुआ, आप लिखोगे NH, इधर एक R, इधर एक R। अब देखो NH के दोनों तरफ 2 R लगा दिए, इसका मतलब ये कौन सा एमीन हो गया, द्वितीयक एमीन। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ, इस कंडीशन में दोनों R समान है। अब देखो R NH R, इसमें और इसमें अंतर क्या हुआ, अब सुन लो। कि आपने पुरानी फिल्में देखी होगी बहुत सी, तो उसमें क्या होता था कि जो जुड़वा बच्चे होते थे, जुड़वा बच्चे होते थे तो माँ पहचान नहीं पाती थी। तो उनमें पहचानने के अंतर करने के लिए माँ क्या करती थी, दोनों में से एक बच्चे पर काला टिक्का लगा देते थे। तो दूसरे वाले बच्चे को जब कोई काम करना होता था तो वो काला टिक्का लगा के उसका काम करके वापस आ जाता था। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों आर में अंतर करने के लिए हमने एक पर डैश लगा दिए। डैश लगाने का मतलब देखो यहाँ दोनों आर समान है, अर्थात ये मेथिल तो ये मेथिल, ये एथिल तो ये एथिल। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पर एक पर क्या लगा दिया, डैश, तो दोनों में अंतर आ गया कि ये और ये अब अलग होगा। तो अब इस कंडीशन में सुनना, आपको नाम कैसे लिखना है। साधारण नाम में प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो दोनों समान है तो डाई आ जाएगा, डाई, फिर उस एल्किल का नाम फिर एमीन लिख देंगे। लेकिन अगर दोनों अलग अलग हो तो दोनों में होड़ होगी कि पहले मैं जाऊँ, पहले मैं लिखूंगा। तो सीधी सी बात है कि जिसका पहला अक्षर अंग्रेजी वाला में जो ABCD हम बोलते हैं उसमें पहले आएगा, उसको पहले लिखेंगे, बाद में आएगा वो बाद में। जैसे रजिस्टर में हम नाम लिखते हैं तो जो ABCD में जिसका अक्षर पहले आता है उसको ऊपर लिख दिया जाता है धीरे धीरे उसके अकॉर्डिंग। तो वही कि इन दोनों में से जिसका ABCD के अनुसार जो पहले आएगा उसको हम पहले लिख देंगे। लेकिन IPSC नामकरण में अलग है। यही बात 3 के लिए लागू होगी, यही बात 3 के लिए लागू होगी। तो पहले हम इसके नाम लिख देता हूँ, फिर हम उसकी IPSC नामकरण की आगे बात करेंगे। तो देखो यहाँ समझो कि 2 CH3 कितने CH3 हो गए बेटा, 2। अब 2 CH3 के लिए आप सीधी सी बात है क्या वो लिखोगे, डाई। CH3 को क्या लिखते हो, मेथिल, तो नाम हो जाएगा डाई मेथिल एमीन। क्या नाम हो गया, डाई मेथिल एमीन। कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, 2 CH3 है तो डाई मेथिल एमीन। अब देखो ये मेथिल हो गया और ये क्या हो गया, एथिल। अब बेटा यहाँ से ये बात क्लियर होनी चाहिए, मेथिल का पहला अक्षर क्या होता है, एम, सब जानते हो। लेकिन बहुत से बच्चे एथिल के पहले अक्षर को ए मानते हैं, ए नहीं होता है। इसका पहला अक्षर क्या होता है, ई। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इथाइल, इथाइल बोलते हैं, एथिल नहीं बोलते। तो मेथिल का एम और एथिल का ई। तो ABCD में पहले कौन आएगा, ई फॉर एलिफेंट होता है, तो ई। तो यहाँ हो जाएगा एथिल मेथिल एमीन, एथिल मेथिल एमीन। अब देखो यहाँ पर 3 भाई आ गए सेम, अब 2 नहीं है, कितने जोड़े हुए, 3 है। तो कोई प्रॉब्लम, तीनों समान है तो ट्राई शब्द आ जाएगा। ये तो आपने पढ़ाई है, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा शब्द का यूज करते हैं। तो देखो 3 है
तो शब्द क्या लिख देंगे, ट्राई मैथिल एमीन। क्या लिख दिया, ट्राई मैथिल एमीन। अब यहाँ देखो कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई, एक तो मैथिल है और दो भाई एथिल है। तो कोई बात नहीं, पहले तो ये देखो मैथिल पहले आएगा या एथिल पहले आएगा। तो ये तो हमने सीख लिया कि पहले एथिल आता है। तो कितने एथिल है, दो। तो कोई बात नहीं, इसको लिख दिया मैंने डाई एथिल, और इनको क्या लिख दिया, डाई एथिल। ये अकेला बच गया, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, मैथिल। तो डाई एथिल मैथिल एमीन, क्या नाम हो गया, डाई एथिल मैथिल एमीन। अब यहाँ आ जाओ, नाइट्रोजन है। अब यहाँ देखो कितने समान है बेटा, दो। अब दो मेथिल समान है और एथिल अलग है, लेकिन ये देखो मेथिल और एथिल में से पहले कौन आता है, एथिल आता है। तो पहले हम लिखेंगे एथिल, दो मेथिल समान है तो डाई मैथिल, और यहाँ मैंने लिख दिया एमीन। तो इसका साधारण नाम क्या हो गया, एथिल डाई मैथिल एमीन, एथिल डाई मैथिल एमीन। तो ये तो था भाई इनका साधारण नामकरण, लेकिन वही बात है ना, मेन कन्फ्यूजन अब आएगा IUPAC नामकरण में। जो IUPAC नामकरण में क्या होगा कि जब चाहे 2 आए 3 आए, इनमें से एक कार्बन श्रृंखला को तो आप मुख्य मानोगे। जिस कार्बन श्रृंखला को मुख्य मानेंगे उसका नाम लिखेंगे एल्केन से। जो बच गई है, अब एक दो जोड़ेंगे तो एक बचेगी, 3 जोड़ेंगे तो 2 बचेगी। जो बच गई है उसको मानेंगे प्रतिस्थापी, और जिसको प्रतिस्थापी मानेंगे उसका नाम लिखेंगे एल्किल से, एल्किल से। अब यहाँ पर भी कन्फ्यूजन है कि सर मुख्य किसको मानेंगे और प्रतिस्थापी किसको मानेंगे। तो जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा हो, जिसमें कार्बन की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो, वो मुख्य हो जाएगा। जिसमें कार्बन की संख्या कम हो वो प्रतिस्थापी हो जाएगा। और दोनों बराबर हो तो आपकी इच्छा, जिसको मुख्य मानना चाहो। तो याद क्या रखना है, मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जब आप इनका IUPAC नामकरण लिखोगे तो माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि 2 श्रृंखला जुड़ी होगी तो एक को तो लिखेंगे एल्किल, एक को लिखेंगे एल्केल, और यहाँ क्या लिख दिया आपने, एमीन। ये तरीका होगा। जब कितने द्वितीयक एमीन, जैसे यहाँ 2 जुड़े ना, एक और एक, 2 जुड़े तो लिखने का तरीका क्या होगा, एल्किल एल्केन एमीन। लेकिन जब कितने जुड़े हो, 3, तब लिखने का तरीका क्या होगा, एल्किल एल्किल एल्केन एमीन। फिर एक बात और बता दो इम्पोर्टेंट, एल्केन का मतलब होता है मुख्य होगा। मुख्य कौन होगा, जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा हो। एल्किल कम वाला। अब एक बात और कि यहाँ आप जब लिखोगे, जैसे ये था तो एक को मुख्य मान लिया तो दूसरे को प्रतिस्थापी, जिसको हम प्रतिस्थापी मानेंगे उसको हम किससे लिखेंगे, एल्किल। लेकिन यहाँ एक बात आपको याद रखनी है, जो एल्किल होगा, जैसे ये और ये, इनमें से आप किसी को भी मानेंगे वो नाइट्रोजन से जुड़ा होगा, तो इसको सदैव हम लिखते हैं एन एल्किल। इसके मैं एग्जाम नाम लिखता हूँ तब आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ गौर से हम बात करें कि सबसे पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, बोर्ड पे जो लिखा आपके कि देखो कितने हैं, 2। अब भाई दोनों भाई समान है, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है। तो बेटा कोई बात नहीं है, एक को मुख्य मान लेते, एक को प्रतिस्थापी। अब यहाँ कन्फ्यूजन ही नहीं किसको मुख्य माने और किसको प्रतिस्थापी। तो मैंने क्या किया कि इधर वाले को मैंने मुख्य मान लिया, इसको मुख्य मान लिया। अब ये क्या हो गया, प्रतिस्थापी। शेष बच गया वो प्रतिस्थापी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि तो क्या करेंगे, एक को मुख्य, तो इसको मैंने मुख्य मान लिया, तो ये तो जाएगा मेथेन और ये एमीन। इसको माना प्रतिस्थापी। अब जिसको प्रतिस्थापी मानेंगे उसको लिखेंगे एल्किल। तो CH3 का एल्किल के रूप में नाम क्या हुआ, मैथिल। सीधी बात है, इसको हम तो एक को मुख्य मानेंगे तो एक को प्रतिस्थापी, तो ये तो गया एल्किल। अब मुख्य इसको माना तो कितना कार्बन, 1। जिसको मुख्य मानेंगे उसका नाम लिखते हैं एल्केन, तो मेथेन, और एमीन है तो एमीन, मेथेन एमीन। अब बेटा एक बात और, ये जो प्रतिस्थापी है वो किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से। ये लिखने का तरीका है, जैसे ये से तो होगा एन के साथ एक H यहाँ जोड़ दिया, एक CH3 यहाँ जुड़ा हुआ, दूसरा CH3 यहाँ जुड़ा हुआ है।
तो नाइट्रोजन से आपका प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, इस कारण से इस प्रतिस्थापी के आगे हम क्या लिखेंगे, एन मेथिल मैथेन एमीन। क्या नाम हो जाएगा, एन मेथिल मैथेन एमीन। अब अगले वाले कंपाउंड को आप समझो और बात क्लियर आएगी। अब देखो, इधर है मेथिल, इधर है एथिल। तो मैंने कहा कि जिसमें कार्बन ज़्यादा होगा वो मुख्य श्रृंखला में काउंट होगा, तो कम वाला प्रतिस्थापी, अर्थात इसको तो हम मानेंगे मुख्य, तो ये क्या हो गया, प्रतिस्थापी। अब इसको प्रतिस्थापी मानेंगे तो मेथिल लिखेंगे, और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा एन मेथिल। कितने कार्बन है, 2, तो 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एथेन। तो एन मेथिल एथेन और एमीन जोड़ देंगे तो एन मेथिल एथेन एमीन। तो सीधी बात है। अब देखो यहाँ हम बात करते हैं, इसका नामकरण करना है, तो अब तीनों समान है, कोई बात नहीं है, तीनों समान है तो प्रॉब्लम नहीं है, मुख्य तो एक को मानना पड़ेगा। अब तीनों में से आप किसी को भी मुख्य मान लो, तो सपोज किया कि मैंने इधर वाले को मुख्य मान लिया, जब इसको मुख्य मानेंगे तो ये 2 क्या हो गए, प्रतिस्थापी, ये 2 क्या हो गए, प्रतिस्थापी। अब ये भी मेथिल और मेथिल, कितने मेथिल हो गए, 2। अब सुनो, ये मेथिल किससे जुड़ा हुआ है, एन से, तो एन मेथिल, और ये भी एन मेथिल, तो ऐसा लिख सकते हैं एन एन, दोनों एन पे जोड़ेंगे, कितने हैं, डाई, और प्रतिस्थापी के लिए क्या लिखा था, मेथिल, तो एन 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 डाइमेथिल, एन एन डाइमेथिल। अब इसको मुख्य मानेंगे, तो मुख्य मानेंगे तो क्या लिखते हैं, मेथेन, और इसका क्या हो गया, एमीन, तो एन एन डाइमेथिल मेथेन एमीन। इसके बाद देखो इसमें बात करते हैं। अब देखो यहाँ कन्फ्यूजन है, मुख्य उसको मानते हैं जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा हो, तो इसमें भी 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन। अब किसको मुख्य माने, तो इन दोनों में से आप किसी को भी मुख्य मान सकते हो। तो सपोज किया मैंने इसको मुख्य मान लिया, तो ये क्या हो गया, आपके प्रतिस्थापी। अब मेथिल भी प्रतिस्थापी और एथिल भी प्रतिस्थापी। अब बताओ दोनों में से पहले किसको लिखोगे आप, एथिल को, तो इसका नाम क्या लिखोगे आप, एन एथिल एन मेथिल। मुख्य इसको माना, कितने कार्बन है इसमें, 1 कितने, 2, तो 2 के लिए क्या लिखते हो, एथेन और एमीन, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, एन एथिल एन मेथिल, एथेन एमीन या एथेनेमीन। इसके बाद देखो, अब इन दोनों में कन्फ्यूजन था किसको मुख्य माने, तो बड़ा सीधी सी बात है, इसमें 2 कार्बन है तो यहाँ कन्फ्यूजन ही नहीं है, इसमें कार्बन ज़्यादा है तो मुख्य इसको मानेंगे। तो ये दोनों क्या हो गए आपके प्रतिस्थापी, ये दोनों क्या हो गए आपके प्रतिस्थापी, ये भी मेथिल ये भी मेथिल। तो कैसे लिखेंगे इसका नाम, एन 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 डाई मेथिल, 2 कार्बन है तो एथेन और एमीन, तो ये लिखा है एन एन डाइमेथिल एथेन एमीन। तो ये हमने एमीन का नाम, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद हम इसमें आगे बात करते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब देखो आप आगे बात करें, तो नामकरण में मैं फिर से आपको एक बात समझा दूं कि द्वितीयक और तृतीयक एमीन के नामकरण में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, फिर भी मैंने आपको इनको धीरे धीरे करके इनके एग्जाम्पल समझा दिए हैं, साधारण नाम और आईपीसी नामकरण। तो ध्यान रखना, जब तक दोनों नामकरण नहीं आएंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। और एक सबसे विशेष बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर हमें तब तक समझ में नहीं आता जब तक कि हमें उनका नामकरण ढंग से नहीं आए। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने एमीन क्या था और एमीन का नामकरण, सादा नामकरण हो या आईयूपीएसी नामकरण, तो हमने किसका नामकरण सीखा था, एल्किल एमीन का नामकरण सीख लिया था। इसी के साथ आज की हम ये क्लास समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे इसी टाइम।